वेलकम टू रिवीव एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरस जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र के नवे महासचिव थे। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। और 193वां सदस्य कौन बना है? सूडान बना है वर्ष 2011 में। अब बात यहां पर संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका आते हैं। प्रथम महासचिव इसके कौन थे? त्रिगवेली, ये नॉर्वे के व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं, लेकिन कुल 6 भाषाओं को जिसमें मान्यता भी प्राप्त है। वो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फारसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह पूरी तरह से महसूस की गई तमिल वास्तुकला का एक मॉडल है। राजराज चोल प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इस मंदिर को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? कोयम्बटूर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोयम्बटूर लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत औसत कहलाती है। औसत उत्पाद कहलाती है, नहीं, औसत लागत कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत औसत लागत कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बर्दवान का राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया? तेज चंद, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय तेज चंद बर्दवान के राजा थे। उसके बाद मेहताब चंद के अधीन संपत्ति समृद्ध हुई। संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के दौरान मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की। बर्दवान के कई महलों के राजा बिक्री के लिए तैयार हो गए थे। महलों यानी संपदाओं के राजा बिक्री के लिए तैयार हो गए थे। अब बात इसमें स्थायी बंदोबस्त की है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्थापना की गई थी। वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है क्या कहलाती है? वर्तमान परती, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्तमान परती वो भूमि है जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? बंगाल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बंगाल वह स्थान है जहां औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेंड्राइट वो स्थान है, न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो सूचना प्राप्त करता है, जबकि अक्ष तंतु न्यूरॉन का वह घटक है जो विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड भी कंप्यूटर की विशेषता है, एक्यूरेसी भी और डेटा स्टोरेज भी। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है वो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होता है? मानव बुद्धि का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किए गए मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्ड टेस्ट या उप परीक्षणों के एक सेट से उत्पन्न कुल स्कोर को इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के नाम से जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने जर्मन शब्द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के लिए संक्षिप्त नाम आईक्यू का आविष्कार किया, जिसका उपयोग उन्हें ब्रेस्लाउ विश्वविद्यालय में खुफिया परीक्षणों के लिए एक स्कोरिंग प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया था, जिसे 1912 की पुस्तक में प्रचारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर उद्घाटन किस वर्ष किया गया? 1957, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अप्सरा भारत का और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 को 3:45 में परिचालन किया गया और 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ। अली बंधु में दो लोग व्यक्ति आते हैं, दो लोगों के नाम आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया। न्याय परिषद, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। न्याय परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका को सौंपा गया। वर्तमान में न्याय परिषद में सदस्य देशों की संख्या 12 है, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता, 3 स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। सन 1994 में प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही साथ न्याय परिषद के कार्य भी खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945। अगला क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी बाय सबा नकवी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर भारत के मुख्य राजनीतिक दल के रूप में इसके उदय तक के इतिहास का एक रिंग साइड दृश्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2019-20 किसने जीता? स्पेनिश ला लीगा खिताब वर्ष 2019-20 किसने जीता? रियल मैड्रिड सीएफ, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? वरुषा पिरप्पू, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें वर्षा पिरप्पू की है, इसके अलावा विशु की भी है, वेस्टु वरास की भी, उगादी भी की भी है। इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सबको हम जान लेते हैं। वरुषा पिरप्पू क्या है? दुनिया भर में तमिल लोग आज नया साल मना रहे हैं जो चिथिराई महीने का पहला महीना है, यानी इस दिन नया साल मनाते हैं तमिल लोग। इस विशेष दिन को पुथांडु या वरुषा पिरप्पू के नाम से भी जाना जाता है। तमिल नववर्ष के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुथांडु ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर साल लगभग एक ही दिन पड़ता है और लोग इस दिन एक दूसरे को पुथांडु नलवाज थुकल कहते हुए बधाई देते हैं, जिसका अर्थ नया साल मुबारक है। अब विकल्प में उगादी, विशु और वेस्टु वरस का भी उल्लेख है, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। उगादी या फिर उगादी, जिसे संवत्सरादी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए नया साल दिन है। यानी उगादी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए एक नया साल दिन है। यह इन क्षेत्रों में चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के पहले दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विशु क्या है? विशु भारतीय राज्य के केरल, कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के माहे जिले, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों और उनके प्रवासी समुदायों में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार मेदम के पहले दिन का प्रतीक है जो केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। वेस्टु वरस क्या है? गुजराती नववर्ष या वेस्टु वरस दिवाली के एक दिन बाद पड़ता है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या फिर पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन पूरे गुजरात राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है? LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो का अर्थ है, जबकि फिफो का अर्थ क्या है? फर्स्ट इन लास्ट, एक होता है फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगला क्वेश्चन है, पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है? विशालांध्र आंदोलन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब विशालांध्र या विशालांध्र आंदोलन क्या था? विशालांध्र या विशालांध्र आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी तेलुगु भाषियों के लिए एक स्वतंत्र या एक संयुक्त राज्य, एक ग्रेटर आंध्र हेतु एक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र प्रदेश के बैनर तले किया था, जिसमें सभी तेलुगु भाषियों को एक राज्य में मिलाने की मांग की गई थी। आंदोलन सफल हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य के हैदराबाद राज्य, तेलंगाना के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया। हालांकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। विशालांध्र आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और अन्य अपरिहार्य कार्बनिक यौगिकों का एक घटक भी है ये। अगला क्वेश्चन है,
कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? स्वपोषी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को हम स्वपेशी या प्राथमिक उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बार ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब की गई थी? वर्ष 1959, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा में भारत में राज्य क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, जिसकी स्थापना वर्ष 1959 में राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्यूज क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यदि किसी उपकरण में खराबी के कारण बहुत अधिक करंट प्रवाहित होता है तो फ्यूज सर्किट को अवरुद्ध कर देता है। यह वायरिंग और उपकरण की सुरक्षा करता है। यदि कुछ गलत हो जाता है, फ्यूज में तार का एक टुकड़ा होता है जो आसानी से पिघल जाता है। यदि फ्यूज से गुजरने वाली धारा बहुत अधिक है तो तार तब तक गर्म होता है जब तक कि वो पिघल न जाए और परिपथ को तोड़ ना दे। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति आयाराम गयाराम भारत में राजनीतिक शब्दावली में लोकप्रिय हो गई है। किसका वर्णन करने के लिए? गयालाल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इससे संबंधित एक दिलचस्प कहानी है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहानी यह है 1967 की है, जब हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। गयालाल नाम के एक स्वतंत्र राजनेता चुनाव में विधायक चुने गए। उस समय हरियाणा में 81 सदस्यीय विधानसभा थी। गयालाल हसनपुर विधानसभा सीट से चुने गए। निर्वाचित होने के कुछ ही घंटों के भीतर गयालाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ घंटे बाद गयालाल संयुक्त मोर्चा गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। शाम तक गयालाल कांग्रेस पार्टी में फिर शामिल हो गए। 9 घंटे में गयालाल 3 बार पार्टी बदली थी। शाम को कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र ने बताया गयालाल के साथ चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीरेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा, गयाराम अब आयाराम है। राव बीरेंद्र के प्रसिद्ध चुटकुलों के बाद गयाराम आयाराम वाक्यांश मीडिया द्वारा चुना गया। आज तक यह भारतीय राजनीति में उन नेताओं के लिए उपयोग किया जाता है जो पार्टी बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करेगा? चरखा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चरखे को मानव समाज का प्रतीक माना जाता था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करेगा। चरखा न केवल क्रांति का प्रतीक बन गया, बल्कि अब यह आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का पर्याय बन गया। तब से अब तक चरखे ने एक उथल पुथल शुरू कर दी है और भारतीय कताई उद्योग के लिए प्रगति के मार्ग को चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है, देना बैंक और विजया बैंक का हाल ही में किस बैंक के साथ विलय हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्लॉटर एक इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है। अब बात यहां पर आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है, या टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो, वीडियो हो सकता है। कुछ आउटपुट डिवाइस विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर और स्पीकर आदि ये प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 1वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया? सितंबर 2012, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का 1वां अंतरिक्ष मिशन 9 सितंबर 2012 को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके 2 नए उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए 1वां अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? जल सागर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जल सागर उर्फ द म्यूजियम रूम का एक 1858 की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मास्टर भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने किया। बांग्ला लेखक तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा इसी नाम की एक छोटी कहानी के आधार पर जल सागर स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक सामंती प्रभु के पतन की कहानी प्रस्तुत की है, जिसमें फिल्म श्रृंखला अपू श्रृंखला है और अभिनेता छवि विश्वास, कहानी लेखन तारा शंकर बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी गहन, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण प्रदान किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने अपने काव्य विचार को अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया जो पश्चिम साहित्य का एक हिस्सा बन गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है? चेन्नई बंदरगाह, यानी इस क्वेश्चन का सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है चेन्नई बंदरगाह, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, मुंबई के नाहवा सेवा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है।
अगला क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बीजांड कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजांड कहा जाता है। अब बीजांड क्या है? फूलों के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचना को बीजांड कहते हैं। बीज पौधे में बीजांड वो संरचना है जो मादा प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देती है और उनमें शामिल होती है। इनमें 3 भाग होते हैं, झिल्ली, इसकी बाहरी परत न्यूक्लियस और इसके केंद्र में मादा गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब पुष्प से ही संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्त्री केसर क्या है? यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। वर्तिकाग्र क्या होते हैं? यह स्त्री केसर का वह भाग है जहां पराग अंकुरित होता है। फूल के नर प्रजनन अंग को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। इससे पराग पैदा होता है। परागकणों से उत्पन्न एक पाउडर जिसमें बीज, पौधे, शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। परागकोश पुंकेसर का वह भाग जहां पराग उत्पन्न होता है। तंतु क्या है? ये एक डंठल जैसी संरचना है जो फूल के आधार को परागकोश से जुड़ती है। परागकोश माइक्रोस्पोरेंगिया से बना होता है। माइक्रोस्पोरेंगिया से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित किया गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय तो जान लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी जान लेते हैं। ये 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 के मध्य आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, शुद्ध निवेश बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? श्लेष्म। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा श्लेष्म करता है। श्लेष्म क्या है? आमाशय की भित्ति के साथ श्लेष्म की एक परत उस अंग की कोशिका परतों को उसके भीतर अत्यधिक अम्लीय वातावरण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। गैस्ट्रिक श्लेष्म एक जेल श्लेष्म अवरोध है जो आमाशय की भित्ति में उपकला कोशिकाओं और अन्य ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया, जो कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह गांधीधाम शहर के पास पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक बंदरगाह और शहर है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। चेन्नई को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा है? फुटबॉल। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ला लीगा शीर्षक फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है? नियोन। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम आप लोगों को 20 परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, कौन सा तत्व कौन से नंबर पे है, तो वही हम याद करने का एक प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब 1 से 20 तक के क्रम इस तरीके से याद करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तत्व आप लोगों को रटे होने चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को उपयोग में करने वाला पहला राज्य था? पंजाब। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहां स्थापित किया? मसूलीपट्टनम। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुई और डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहां स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में थी। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलियन डी हाउटमैन था, जिसे 1596 ईस्वी में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में आंध्र प्रदेश राज्य के मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, शहर में अपनी पहली कॉलोनी या उपनिवेश स्थापित किया। डच 1605 में मसूलीपट्टनम पहुंचे, वहां एक व्यापारिक चौकी भी स्थापित की। डचों ने मसूलीपट्टनम
अब इसके अलावा आगे भी समझ लेते हैं डचों ने क्या क्या काम किए हैं। डचों ने मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और बिमिलपट्टम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बारानागोर, पटना और बालासोर, नागपट्टिनम सभी 1958 में और कोचीन 1663 में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डचों ने इतनी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डचों ने इंडोनेशिया मसाला का द्वीप को अपना प्रारंभिक केंद्र बनाया। डचों ने भारत में मसालों की अपेक्षा भारतीय वस्त्रों को अधिक महत्व दिया। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में डचों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीती और डचों का प्रभुत्व भारत से समाप्त होगा। इसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है और इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताना है। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।